ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एडिटोरियल मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मीडिया इनिशिएटिव्स आदि क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले श्री राधेश्याम दीक्षित जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कंटेंट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध श्री राधेश्याम दीक्षित जी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब, प्रिंट और वीडियो प्रोडक्शन के साथ ही साथ प्रिंट जर्नलिज्म और टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन में 19 वर्षों से अधिक का अथाह अनुभव प्राप्त है। हिंदी लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में मास्टर्स और माखन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल नोएडा कैंपस से मास्टर्स इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कर चुके श्री राधेश्याम दीक्षित जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मीडिया राइटिंग भी किया है। दूरदर्शन, दैनिक जागरण, आकाशवाणी, इंडिया न्यूज, सुदर्शन टीवी आदि प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य उपयोगिता सिद्ध कर चुके श्री राधेश्याम दीक्षित जी वर्तमान में सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अपनी अतुलनीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। रूरल वायर नाम के प्रोजेक्ट के जरिए समाज में सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत श्री राधेश्याम दीक्षित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और आज बात करने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसे कारोबार के तौर पर, एक ऐसे बिजनेस के तौर पर जो रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, उसको विकसित करता है और सभी तरह की समस्याओं का हल देता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो इस पर बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है। तो एक चित्र आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक इकोसिस्टम दिख रहा है जिसमें प्लांट्स हैं, फार्मिंग है, विंड है, उससे एनर्जी ली जा रही है, हाउस होल्ड हैं, घर हैं, काम करने वाले हैं, लाइव स्टॉक में गाय भी है, इसमें देखिए मुर्गियां भी हैं, इसमें बतखें भी हैं, इसमें देसी गाय और जर्सी गाय दोनों तरह की गायें हैं, क्योंकि अभी दुनिया भर में जर्सी गाय का काम बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बॉस टॉरस। लेकिन बेनिफिट्स में हम बताएंगे कि बॉस इंडिकस जो भारतीय देशी गोवंश है, क्योंकि हम भारत के उद्यमियों से बात कर रहे हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। उसके साथ में देखिए पिगरी है, गोट्री है, पोल्ट्री है, इसके अलावा और तरह के जो जीव हैं उनका पालन किया जाता है और उनसे आय के स्रोत बनाए जाते हैं, और ये सब है एनिमल हस्बेंड्री। तथ्यात्मक तरीके से बात करें बिंदुवार, तो उस पर हम समझेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है। तो हम ये समझेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का क्षेत्र था, लेकिन बाद में इसके विस्तार के कारण पशुपालन विभाग को भी सरकारों ने अलग किया। आज भी वो महत्वपूर्ण जो है वो अंग है कृषि का, क्योंकि हम खेती बाड़ी की बात करते हैं तो खेती यानी खेत में जो काम किया जाता है, बाड़ी जहां खेत के उपज का प्रसंस्करण भी किया जाता है, जहां प्रसंस्करण से निकले हुए वेस्ट को उपयोग करने के लिए वहां पर आपके पास लाइव स्टॉक भी होता है जो उसको खा लेता है। इस पूरे काम में लाइव स्टॉक की मदद भी ली जाती है। जैसे पहले बैलों से यंत्र चलते थे, बैलों से बैलगाड़ी चलती थी, घोड़े से घुड़गाड़ी चलती थी, और इस तरह के तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं उसमें मदद ली जाती थी। बड़े खेतों की देखभाल के लिए, खेतों से आने जाने के लिए घोड़ों पर बैठकर भ्रमण भी किया जाता था, निगहबानी भी की जाती थी, यानी लाइव स्टॉक उसका अहम हिस्सा रहे हैं। साथ में क्योंकि कृषि में बहुत तरह के जो पेस्ट लगते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए मुर्गियों का बड़ा रोल है, पानी में ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करने के लिए मछलियों का बड़ा रोल है, मुर्गियों की बीट मछलियों के लिए उपयोगी। तो आगे हम इस पर बात करेंगे कि कैसे पूरा एक चक्र जो कृषि में चलता है उसमें एनिमल हस्बेंड्री का अहम रोल है, अहम उसकी भूमिका है, उसकी अहमियत है। तो हम बात करते हैं कि ये जो कृषि का एक इकाई है एनिमल हस्बेंड्री, वो एक ब्रांच के तौर पर दैट आर रेज्ड फॉर मीट। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मांसाहारी हैं, क्योंकि भारत शाकाहारी बहुलता वाला देश है, इसलिए उसमें सब्जियों की बात खेती में होती है, लेकिन मीट की बात फार्मिंग में की जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा मीट का होता है, सबसे ज़्यादा डिमांड मीट की है। फाइबर के लिए भी होती है, जो जैसे कि ऊल के लिए या अन्य तरह के जो धागे बनते हैं उनके लिए जो बेस मटेरियल तैयार होता है। मिल्क के लिए दुनिया में बहुत डिमांड है, मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं, अदर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी तैयार किया जाता है। लेदर का काम है, लेदर से प्रोडक्ट बनते हैं, वो भी लाइव स्टॉक एनिमल्स हैं, उनको किल किया जाता है तो उनसे मिलता है। इट इंक्लूड्स डे टू डे केयर। बहुत तरह के ऐसे और ज़रूरी उत्पाद हैं जिनमें इनका उपयोग होता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड द रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ये पूरी जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रक्रिया है, वो है एनिमल हस्बेंड्री। तो आपको एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, तो उसमें आपको ये बात समझ में आ गई कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है। लेकिन इस पर
क्यों ज़रूरत है अध्ययन करने की, क्यों ज़रूरत है समझ विकसित करने की, क्यों ज़रूरत है इसके बारे में ज़्यादा तस्दीक से जानने और समझने की, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रोज़गार का केंद्र खेती के बाद अगर कोई है तो लाइव स्टॉक है, क्योंकि इसके ज़रिए न केवल बेरोज़गारी की समस्या का हल होता है, इसके ज़रिए जलवायु परिवर्तन के तमाम मुद्दों को भी हम एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में 2 तरह के मत हैं। एक बड़ा मत ये माना जाता है कि जो लाइव स्टॉक है उनका जब आप किलिंग करते हैं तो जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन में बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। दूसरा पक्ष ये मानता है कि इन सबको फीड करने के लिए जंगलों को समाप्त करते हैं, या हम फॉडर के लिए या खेती के लिए कि जो काम कर रहे हैं उसमें बार-बार जो लॉसेस होते हैं उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन को हम बहुत सारा इनिशिएशन मिलता है, उसकी ग्रोथ होती है। तो 2 अलग-अलग पक्ष हैं, लेकिन इस पे हम तफ़सील से बात करेंगे और समझेंगे। हमारे दिमाग के सभी तंत्र खुले होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ संकट सबसे बड़ा बेरोज़गारी का है, और युवा आबादी वैसे भी देश जो है आबादी के मामले में दुनिया में नंबर 1 हो चुका है। इसलिए चुनौती भी बढ़ी है, क्योंकि ज़रूरतें बढ़ी हैं, आवश्यकताएँ बढ़ी हैं, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो उतना ही है, जो खेती योग्य भूमि है वो उतनी ही है, उस पे ही हमें ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना है, उसी में और तरह के आयाम पर काम करना है, और वो आयाम है एनिमल हस्बेंड्री का, जिससे न केवल रोज़गार बढ़ेगा, आजीविका बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी और पोषण भी बढ़ेगा, क्योंकि कुपोषण भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए एनिमल हस्बेंड्री सबके लिए है। जो आहार लेते हैं, जो कोई खेती नहीं करते, कोई पशुपालन नहीं करते, उनको भी चूँकि वो आहार के तौर पर उपभोग करते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि भारत में जितनी दूध का उत्पादन होता है, उससे ज़्यादा की खपत होती है, 2 गुने के करीब से भी ज़्यादा है, तो उतना दूध आता कहाँ से है? तो समझना पड़ेगा कि इस प्रोसेस में डिमांड एंड सप्लाई का जो अंतर है, उसकी वजह से गड़बड़ियाँ शुरू होती हैं, यानी कि रोज़गार के असीमित अवसर इस क्षेत्र में हैं। इसलिए जो आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आप तक पहुँच रहा है, और ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है अगर आपने ठीक ढंग से इसको समझ लिया, जान लिया और जानकर अमल कर लिया। इसलिए कागज़ और कलम दुरुस्त रखें, जो बिंदु समझ में आते हैं उस पर ज़रूर उसे नोट डाउन करें और उस पर आगे अमल करें। तो अब बात आगे करते हैं, समझते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री के कितने प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो गाय और भैंस के बारे में ज़्यादातर दिमाग में बात आती है, लेकिन केवल इतना ही नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री इतने तरह के फॉर्मेट्स में की जा सकती है। एक तो डेयरी फार्मिंग है, जिसमें दूध का व्यवसाय करने वाले गोपालन करते हैं, साथ में वो भैंस का पालन करते हैं, जिनके दूध का कारोबार करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स इन्हीं के इस्तेमाल होते हैं और पूरी दुनिया में इनकी डिमांड है। भारत से एक्सपोर्ट भी होता है और इम्पोर्ट भी भारत में होता है। जो मिल्क पाउडर है बड़े पैमाने पे आता है। पोल्ट्री फार्मिंग है, जिसमें मुर्गी पालन है, एक बड़ा व्यवसाय है, और उसके बाद फिश फार्मिंग है, मत्स्य पालन वो भी इसका हिस्सा है। बी फार्मिंग जो बी कीपिंग है, मधुमक्खी पालन है, वो भी इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है। डेयरी प्रोडक्ट्स में जो डेयरी फार्मिंग है, उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में जो लोग डील करते हैं वो भी एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है। मीट के लिए जो कारोबार करते हैं वो भी एनिमल हस्बेंड्री का एक प्रकार है। लैंड मैनेजमेंट के लिए पूरी दुनिया में बड़े-बड़ी जो फार्म्स होते हैं उनमें घास का प्रबंधन करना या ज़मीनों का प्रबंधन करना अपने आप में चुनौती होती है। उनमें खाद का उपलब्ध कराना, तो एक ग्रेज़िंग एक बड़ा तरीका हो सकता है। यहाँ तक कि गूगल के बड़े-बड़े जो फार्म हैं ग्रीन, उनमें भी वो गोट का और भेड़ों को, शीप को वो चराते हैं। तो इस तरह से एक लैंड मैनेजमेंट का भी काम किया जाता है पूरे देश में। जो ऊसर ज़मीनें हैं उनको बेहतर करने के लिए जो गोवंश है या भैंसें हैं, उनके गोबर का, उनको कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उनको और फर्टाइल करने के लिए। फाइबर के लिए भी होता है, जैसे ऊन के लिए जो भेड़ें हैं उनकी जो ऊपर की जो बाल होते हैं उनको उतारा जाता है और उनको प्रोसेस करके वूल बनाया जाता है। तो इस सब में ये तरह के जो एनिमल हस्बेंड्री का सेक्टर्स हैं वो इस तरह से हम एक डिवीज़न के तौर पर समझने के लिए बाँट सकते हैं। हालाँकि देश में इस बात की भी माँग हो रही है कि ये अलग-अलग ना करके हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें, जिसमें खेती भी हो, जिसमें मत्स्य पालन भी हो, जिसमें पोल्ट्री भी हो, जिसमें गोट्री भी हो, जिसमें गोवंश भी हो, और इस सब के संतुलन के साथ काम करें, ताकि पूरे साल भर का साइकिल भी मेंटेन्ड हो और एक इंटीग्रेटेड आपस में अंतर संबंध जो है उससे खेती को भी फ़ायदा हो, आमदनी में भी फ़ायदा हो और आपके हर एक क्षण का पूरा इस्तेमाल हो, क्योंकि कुछ काम करने के बाद समय बहुत बचता है, उसका सदुपयोग कैसे हो। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे आगे, जब आगे और डिस्क्राइब करेंगे। तो अब बात करते हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में और गहरा नाता क्या है, क्योंकि इसको समझे बिना हम पूरे फ़ायदे को नहीं जान पाएँगे। जैसे शरीर में बहुत से अंग होते हैं, लेकिन केवल आप हृदय आपका अच्छा हो, किडनी ठीक नहीं होगी,
तो भी आपकी मृत्यु हो सकती है। अगर आपके फेफड़े ठीक नहीं होंगे तो ऑक्सीजन आप ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी। जैसे कि कोरोना के वायरस के अटैक के दौरान बहुत से लोग ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कर रहे थे, ऊपर से फिट देख रहे थे, लेकिन शरीर में ऑक्सीजन लगातार घटता जा रहा था और अचानक ऐसी स्थिति बड़े अटैक का कारण बनेगी, मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसको जानना, समझना और जो समझा है उस पर अमल करना, चिंतन और मंथन करना बेहद ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का रिश्ता क्या है। तो यह है कि एनिमल हस्बेंड्री कैन बी कैरिड आउट एज ए साइड ऑक्यूपेशन अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर एज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव विद हाई प्रॉफिट रिटर्न्स। जब खेती करते हैं तो खेती का जो मूल काम है वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में अलग अलग जलवायु की परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन भारत में औसत की बात करें तो 365 दिन एक साल में होते हैं, जिनमें से तकरीबन 120 दिन जो है खेती में असली काम होता है। बाकी आप निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं, छोटी मोटी निकाई गुड़ाई हल्का फुल्का करते हैं। मेजर जो काम होता है वो 120 दिन का होता है। बाकी बचे हुए समय का सदुपयोग कैसे करें। और खेती में भी जब हम काम करते हैं तो जब रोशनी होती है तभी खेती में काम होता है, जब अंधेरा होगा तो हम क्या करें, बारिश होगी तो हम क्या करें, जब बहुत तेज़ धूप होगी तो हम क्या करें, खाली बैठे हुए हैं तो बैठ कर क्या करें। तो जब लेबर है उसको भी हमें ज़्यादा काम देना है तो उसका बेनिफिट हम एनिमल हस्बेंड्री में ज़्यादा पाते हैं। यहाँ तक एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो भी इनपुट चाहिए फॉडर के तौर पर, वो सब हमारी कृषि में जो वेस्ट निकलता है उससे फॉडर तैयार होता है, तो हमारे खर्चे घटते हैं, आय बढ़ती है। Hence, agriculture and animal husbandry are both sides of the same coin. एक सिक्के के दो पहलू। वो सिक्का दोनों ही पहलुओं के दुरुस्त होने के बिना बाजार में चलता नहीं है। तो अगर सिक्के को बाजार में चलाना है तो दोनों ही पहलू दुरुस्त होने चाहिए, यानी जीवन को बेहतर चलाना है तो खेती बाड़ी दोनों अच्छी होनी चाहिए। खेत में खेती होगी, उसको जब बाड़ी में लाएंगे तो उसका जितना एग्री वेस्ट है वो हम तमाम जीव जो उनका पालन करते हैं उनको हम दे पाएंगे और साथ में आजीविका भी होगी और पोषण तो मिलेगा ही, और उनकी जो ब्रीडिंग होती है उससे भी आय बढ़ती है। तो किसान के लिए पहले इसीलिए उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। उत्तम खेती तब थी जब ये सारा काम साथ में किया जाता था। अब दौर बदला, मोनोक्रॉपिंग पे आ गए, कोई एक ही काम करते हैं तो सारे तरह के संकट बरकरार रहते हैं और लाभ कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। एनिमल हस्बेंड्री इज द रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क, वूल, मीट। ये हम आपको समझा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में और क्या कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। डेयरी एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलोज आर रेयर्ड फॉर मिल्क। दूध के लिए इनका बहुत बड़ा कारोबार होता है और भारत मिल्क प्रोडक्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है, जैसे कि आबादी में हम बन चुके हैं। शीप आर मोस्टली रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट, वाइल गोट रेयर्ड फॉर मीट। भारत में दोनों तरह के मीट का एक्सपोर्ट होता है, दुनिया के तमाम देशों में बहुत बड़े पैमाने पे होता है, तो इसमें भी बड़ी संभावनाएं हैं। गोट्री में बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है और धीरे धीरे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स इसमें आए हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़कर आए हैं, उनको बड़ा फायदा हो रहा है। आप यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हैं और हमारे तमाम प्लेटफॉर्म में बहुत से वीडियोज़ हैं, उनको भी आप देख करके लाभ ले सकते हैं। पोल्ट्री सच एज हेन्स, क्वेल्स एंड डक्स आर रेयर्ड फॉर मीट एंड एग्स। तो इसमें जो मुर्गियां हैं, बतखें हैं और क्वेल्स, तीतर जो बटेर कहते हैं, पहले प्रतिबंधित थी, इसको मारना अपराध था, लेकिन 2011 से 14 के बीच में इस पर काफ़ी काम हुआ और 2014 में इस प्रतिबंध हट गया। अब बाकायदा इसकी फार्मिंग होती है और बिक्री होती है और अब खानसामे में बड़ी अहमियत रखता है इसका मीट, तो इस पर भी काम हो रहा है। तो इस तरह से अब बेनिफिट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, कुछ तो बेनिफिट्स हमने आपको बताए हैं, कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जिनको एलिबरेट करते हैं, बात करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री हेल्प्स इन द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर फूड। जो एनिमल हस्बेंड्री में जो फूड मैनेजमेंट है उसके लिए कृषि का बड़ा ज़रूरत है और उसके जितने भी इनपुट्स होते हैं उससे आपका एनिमल हस्बेंड्री में मदद मिलती है, फ़ायदा होता है। शेल्टर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेज टू डोमेस्टिक एनिमल्स, तो ये एक फ़ायदा है जो डोमेस्टिक एनिमल्स के रखने से डिजीज कंट्रोल भी होता है क्योंकि वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर एंड देयरबाय इंक्रीजेस देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स। जीवन स्तर को सुधारने में लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री मदद करती है फार्मर्स की, क्योंकि कृषि प्रधान देश है भारत, तो सबसे ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। जो रोजगार करते हैं वो भी निर्भर हैं और साथ में बिना भोजन के कोई जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो कोई सा जीव हो। तो जो भी समाज में रहता है उसको उत्पादन करके बाजार में लाना पड़ता है और वहाँ से खरीद कर खाना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी जितनी कंपनियां प्रोड्यूस बनाती हैं
वो खेत में उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन के बाद प्रसंस्करण करती हैं, वैल्यू एडिशन करती हैं, आपके टेस्ट के मुताबिक उसका रूप परिवर्तन करती हैं। तो सब निर्भर हैं फार्मर्स पर, और फार्मर्स निर्भर हैं खेती बाड़ी पर। तो एनिमल हस्बेंड्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तमाम तरह से लाभकारी है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग हाई यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स बाय क्रॉस ब्रीडिंग। जो संवर्धन है, नस्ल संवर्धन है, वो बहुत जरूरी है। इसलिए ब्रीडिंग में चाहे किसी तरह की हो, चाहे बकरी हो, चाहे मुर्गियां हो, चाहे गोवंश हो, चाहे भैंस, उन पर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए गए ताकि इनका नस्ल संवर्धन हो और ज्यादा से ज्यादा ईल्ड, यानी अगर दुधारू पशु है तो ज्यादा दूध देने वाले, अगर मीट के लिए है तो अच्छा जल्दी ग्रोथ हो और ज्यादा वेट मिले, क्वालिटी ऑफ मीट भी मिले, डिजीज फ्री मीट मिले, और अगर अंडों के लिए है तो ज्यादा अच्छे अंडे मिले। अगर वो चिकन है तो कितना अच्छा, जैसे कड़कनाथ मुर्गा भारत में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है क्योंकि वो डिजीज फ्री भी है और बड़ा उसकी टेस्ट भी है और उस पर डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से ये जो ब्रीडिंग है वो भी इसी का पार्ट है, उसी से लोग बहुत कमाई करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में एक और है कि प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन। तो मिट्टी के जो पोषक तत्वों को बांधने के लिए की शक्ति है, उसके संवर्धन में जो ग्रीन मैन्योरी है, उसके साथ में जो कंपोस्ट है, जो एनिमल जो वेस्ट है उससे बनता है, और उसका बेनिफिट खेत में सॉइल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए जरूरी है, तो वहां पर भी ये बेनिफिट मिलता है। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, खेत में भी पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने और जो बैक्टीरिया है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने में वेस्ट मदद करता है। इसलिए भारत सरकार ने नेचुरल फार्मिंग में जो इंडिजिनस काऊ है उसके एनिमल हस्बेंड्री में उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया है। यानी खेती करनी है तो साथ में बाड़ बनाइए और गाय जरूर रखिए, और भी आप जीव रखते हैं तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, कारोबार भी बढ़ेगा। टू चेंज द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर्स, बेहद जरूरी, क्योंकि जो सामाजिक स्तर है किसानों का उसमें वृद्धि एक बड़ी चुनौती है। भारत सरकार भी इस पर चिंतन कर रही है, पूरी दुनिया के और देश के विशेषज्ञ भी इसको लेकर चिंतित हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी 60 से 70% के बीच में वही है, और अब जब उनके आय में वृद्धि नहीं होती तो उनके जीवन में स्तर में सुधार नहीं होता, और जब ये नहीं होता तो वहाँ का बाजार विकसित नहीं होता, वहाँ अवसरों की उपलब्धता कम होती जाती है और पलायन होता है जो कि गांव से शहर की ओर आते हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो शहरों के लिए संकट हो गया, यानी पूरी जो देश की व्यवस्था है वो ध्वस्त हो सकती है अगर ये स्थिति ज्यादा दिन बरकरार रही। इसलिए समाधान हम सबको मिलकर तलाशना भी होगा, अमल भी करना होगा, मिलकर चलना भी होगा। अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री कितनी महत्वपूर्ण है, उसकी ग्रोथ कितनी है, और खास करके भारत में कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि हम ज्यादातर भारतीय युवाओं को एड्रेस कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हैं, तो उनकी चुनौतियों को हल करने के लिए तो इस डेटा पर ध्यान से आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। इंडियाज लाइव स्टॉक सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में सबसे तेजी से विकसित होने वाला ये सेक्टर है। जो एग्रीकल्चर जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी केवल एनिमल हस्बेंड्री की है, बाकी और फॉर्मेट्स अलग अलग हैं। अबाउट 20.5 मिलियन पीपल डिपेंड अपॉन लाइव स्टॉक फॉर देयर लाइवलीहुड। आजीविका केवल इसी काम पर निर्भर है। 20.5 मिलियन, कितनी बड़ी तादाद है आबादी की। Livestock contributed 16% to the income of small farm households, as against an average of 14% of all rural household। कितना बड़ा सेक्टर है, कितना बड़ा हिस्सा है जो पूरी तरह से एनिमल हस्बेंड्री पर निर्भर है, उसकी आजीविका के लिए, उसकी जीवन यापन के लिए। बहुत से खानाबदोश या बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास खेती नहीं है, भूमिहीन हैं, वो केवल लाइफ स्टॉक पर डिपेंडेंट हैं और इनके जरिए ही रोजगार भी करते हैं, अपने समय का सदुपयोग भी करते हैं, और इन जीवों की जो मात्रा है, जो संख्या है, उसको बढ़ाने में या उसको बरकरार रखने में मदद करते हैं। बात करते हैं और जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर। लाइव स्टॉक प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू 2/3 ऑफ रूरल कम्युनिटी। 2/3 जो समुदाय है भारत के कृषि प्रधान देश होने के कारण वो लाइव स्टॉक पर डिपेंडेंट है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 8.8% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। इतने लोगों को ये रोजगार दे रहा है, और इससे भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने में ये सक्षम है, वो भी स्वतंत्र रूप से, क्योंकि बाजार में डिमांड है और अवसर बहुत हैं, और खेती के अलावा इस पर निर्भरता बढ़ाई जा सकती है। और ये बड़ा सेक्टर है जो बेरोजगारी की समस्या को एड्रेस करेगा और जो कर भी रहा है। इंडिया हैज वास्ट लाइव स्टॉक रिसोर्सेज। लाइव स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 4.11% जीडीपी एंड 25.6% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी। आप समझ सकते हैं, एक चौथाई हिस्सा
केवल इस पर निर्भर है और ये बहुत बड़ा हिस्सा है, आप समझ सकते हैं। और इसलिए इसका पूरा विभाग सरकार को अलग करना पड़ा, इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ी और अलग-अलग तरह की सरकार ने योजनाएँ बनाई ताकि इसमें ग्रोथ दी जा सके। इसके लिए एफपीओज़ बनाए जा रहे हैं, इसके लिए सरकार ने केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसमें अलग से प्रावधान किए हैं ताकि किसानों को अलग से कोई भाग-दौड़ ना करनी पड़े। उसमें एक लिमिट में इंक्रीज़ होगा और आप फटाफट लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री के प्रोसेस में कारोबार को बढ़ा सकते हैं। Other benefits of animal husbandry. Animal husbandry is one of the most effective tool in the fight against global poverty. पूरी दुनिया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, उनमें से पावर्टी एक बहुत महत्वपूर्ण गोल है। पूरी दुनिया के जो भी विकसित देश हैं वो तो सक्षम हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं, जो अविकसित देश हैं, उनमें सबसे बड़ी चुनौती है पावर्टी की, गरीबी। उस गरीबी से लाइव स्टॉक निपटने में मदद करता है, कुपोषण से निपटने में मदद करता है। Now in natural farming, cow dung and urine is the base of agriculture input and biopesticides. यानी जो खर्चे हैं उनको भी कम करने में मदद कर रहा है। इसलिए नेचुरल फार्मिंग को भारत सरकार ने न केवल एक पॉलिसी के तहत पूरे देश में अमल करने पर पहल की है, बल्कि उसके लिए बहुत तरह की योजनाएं भी बनाई हैं ताकि एनिमल हस्बेंड्री उसका और ज़्यादा नज़दीकी कोर विषय हो और कोई किसान ऐसा बच न जाए जिसके पास कम से कम एक गाय ना हो। रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन रूरल इकोनॉमी, जो हमारा कोर टॉपिक है। जब हम लोगों की आर्थिकी को बदलते हैं, उनके सामाजिक परिस्थिति को बदलते हैं, उनकी आजीविका के साधनों को बढ़ाते हैं, उनकी आय के स्रोतों को बढ़ाते हैं, उनके पास गतिविधियां ज़्यादा होती हैं, पर निर्भरता घटती है जब वो आत्मनिर्भर होते हैं। तो जब लोग आत्मनिर्भर होते हैं तो गांव आत्मनिर्भर होता है। जब उनके पास संसाधन बढ़ते हैं तो गांव के पास संसाधन बढ़ते हैं। जब कलेक्टिव इनिशिएटिव होता है तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ज़रिए मिल करके अच्छे समाधान निकलते हैं और जब सब ये होता है तो गांव का आर्थिक विकास होता है। इसलिए एनिमल हस्बेंड्री का रूरल इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उन कैसे-कैसे योगदान है हम उसकी बात भी करते हैं। द फार्मर्स इन इंडिया मेंटेन मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम। मिक्स्ड फार्मिंग बहुत ज़रूरी है। केवल मोनोक्रॉपिंग से आपकी आय नहीं होती। उदाहरण के लिए अभी तक देश भर में सबसे ज़्यादा अगर आय 1 एकड़ में हो सकती है तो अधिक तक 60,000 से 1 लाख प्रति एकड़ तक ही अधिकतम जो मॉडल्स विकसित हुए वो हो पाए हैं। केवल मिक्स फार्मिंग जब आप करते हैं तब ये 1 लाख से बढ़कर उतनी ही क्षेत्रफल में 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक किसानों ने आय अर्जित की है, जिसमें मिक्स क्रॉपिंग भी है और साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी है और आपकी लेबर कॉस्ट भी घट जाती है क्योंकि आप मिक्स होकर काम करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक वेयर द आउटपुट ऑफ one enterprise becomes the input of another enterprise, thereby realize the resource efficiency। जब रिसोर्स एफिशिएंसी की बात आती है तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात आती है। कई ऐसे मॉडल विकसित हुए हैं जिसमें मत्स्य पालन के लिए तालाब है, तालाब के ऊपर एक शेड बनाया गया जिसमें नीचे मुर्गियां होती हैं, उनके नीचे जाल होता है और उस जाल से उनके बीट मछलियों का भोजन बनती है। उनके ऊपर जो मुर्गियां हैं, मुर्गियों के ऊपर बड़ी दूसरी एक शेड होता है, उस पर बकरियां होती हैं, बकरियों की बीट मुर्गियों के लिए आहार होती है और उसके ऊपर जो है गोटरी जो है उसके लिए जो फीड है वो खेती की जितनी घास निकलती है वो उनको दी जाती है, वो उनकी फीड हो जाती है। यानी खेती का वेस्ट बकरियों के लिए, बकरियों का वेस्ट मुर्गियों के लिए, मुर्गियों का वेस्ट मछलियों के लिए और मछलियों का जो वेस्ट है वो उसके जो वाटर है, उसका जो पानी है उसको एनरिच करता है कार्बन के तौर पर। उसमें जीवाणु बहुत ज़्यादा होते हैं और जब वो पानी खेत को आता है तो खेती अच्छी होती है और खेती का इनपुट घट जाता है, उसमें महंगा पैसा नहीं लगता और भूगर्भ का जल भी वेस्ट नहीं होता। तो ये साइकिल है जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में ज़्यादा फायदा देता है, जिसको न केवल सरकारें प्रमोट कर रही हैं बल्कि किसानों से अपील कर रही हैं कि आप लाइव स्टॉक एनिमल्स के साथ जाएं और साथ में ये पूरे चक्र को अपनाएं और अपनी खेती को बेहतर बनाएं। पानी जो भूगर्भ का है उसको भी रिचार्ज करें और आमदनी के स्रोत को बढ़ाएं। द लाइव स्टॉक सर्व्स द फार्मर्स इन डिफरेंट वेज: इनकम, एम्प्लॉयमेंट, फूड, सोशल सिक्योरिटी, ड्राफ्ट, डंग, यूरिन टू। इन सब से आपकी आय होती है, यानी आय के पंचसूत्र हैं, आपको हर तरफ आय बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी इन एनिमल हस्बेंड्री। सस्टेनेबल यानी ऐसा सुव्यवस्थित ढांचा हो जो सतत विकास में आपको मदद करे, उसमें एनिमल हस्बेंड्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसलिए इसको हम एक महत्वपूर्ण पिलर के तौर पर देखते हैं और पूरी दुनिया इसको देखती है। ग्लोबल फूड सिस्टम एंड अ कंट्रीब्यूटर टू पॉवर्टी रिडक्शन
फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तीनों आयामों में ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लाइव स्टॉक सेक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सस्टेनेबिलिटी अगर चाहिए तो पूरी दुनिया में ये बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस ने जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनमें जितने भी गोल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा गोल अगर किसी सेक्टर से जुड़ते हैं तो वो कृषि है, और कृषि में अगर सबसे ज़्यादा किसी से जुड़ता है तो एनिमल हस्बेंड्री है। अब बात आती है कि लाइव स्टॉक प्लेज अ मेजर रोल इन सस्टेनेबल फूड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, मैन्यूरी इज अ क्रिटिकल सोर्स ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर, while livestock used as a draft animals can help boost productivity in regions where there is low mechanization। बहुत जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, बहुत सुदूर जो बर्फीले स्थान हैं, वहाँ पर बहुत मैकेनाइजेशन करना मुश्किल होता है, लैंड उतनी उपलब्ध नहीं है, कॉस्ट जो है उतने पैसे नहीं हैं उनके पास। उन लोगों के लिए प्राकृतिक वातावरण में लाइव स्टॉक को पालना ज़्यादा मुफीद होता है और ज़्यादा लाभकारी होता है। उनके लिए कम जगह में ज़्यादा फायदा भी हो जाता है। लाइव स्टॉक आर इम्पॉर्टेंट एसेट्स फॉर वल्नरेबल कम्युनिटीज़। बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो आर्थिक रूप से बहुत विपन्न हैं, उनके लिए लाइव स्टॉक रामबाण साबित होता रहा है, लाभकारी साबित होता रहा है, क्योंकि उनके पास समय बहुत है, संसाधन सीमित हैं और उनके पास चराने के लिए, घुमाने के लिए पर्याप्त समय है। इसलिए वो जो प्राकृतिक संसाधन है उसका सदुपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा जगह उसके लिए चाहिए नहीं होती है। तो जो जंगल के क्षेत्र हैं, उनके आसपास की जो कम्युनिटीज़ हैं, वनवासी क्षेत्र के जो निवासी हैं, जो जनजातीय जो समुदाय है, उनके लिए जो खानाबदोश समुदाय है, उनके लिए बहुत से ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके लिए ये बड़ा सहारा बन सकता है और बनता भी है। एनिमल हस्बेंड्री इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग। हमने एनिमल हस्बेंड्री को और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तौर पर देखा है, उसकी चर्चा भी की है। तो हमने ये माना कि इंटीग्रेटेड क्रॉप लाइवस्टॉक सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ मिक्स्ड प्रोडक्शन दैट यूटिलाइजेस क्रॉप एंड लाइवस्टॉक इन अ वे दैट दे कैन कॉम्प्लीमेंट वन अनदर थ्रू स्पेस एंड टाइम। दोनों ही बचाता है। आप कई लेयर्स पर फायदा उठाते हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग इसमें जोड़ लेते हैं तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग और लाभकारी हो जाती है। बैकबोन ऑफ द इंटीग्रेटेड सिस्टम इज द herd of ruminants animals like sheep, goats or cattle which graze a pasture to build up the soil। जब खेती कट चुकी होती है या उसका जो वेस्ट होता है वो इनको चर जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा लेबर भी नहीं लगती, और जो वेस्ट निकालते हैं वो खेतों में डायरेक्ट पहुंच जाता है, उनको भी दोबारा खेतों में डालने में लेबर कम खर्च होती है या नहीं खर्च होती है, तो उसका भी फायदा होता है। तो ये पूरा अन्योन्य आश्रित हैं। एंड एडवांटेजेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट of farm animals। it serves many uses for human beings। जो मानव जाति है उसके लिए बहुत तरह से लाभकारी है। it helps in enhancing milk production। आय बढ़ती है आपकी और इससे कम रोजगार के साधन बढ़ते हैं। it increases egg production, it increases meat production, it increases fish production, it helps in the proper management of agricultural waste बता चुका हूं। और साथ में हाउ गवर्नमेंट प्रोमोटिंग एनिमल हस्बेंड्री। आमतौर पर भारत में खास करके एक अवधारणा है कि जब भी कोई काम करना है तो चूंकि आर्थिक रूप से विपन्न समुदाय ज़्यादा है, जिनके पास फिनेंशियल क्रंच है, छोटी जोत के किसान बहुत ज़्यादा हैं, स्थान की संकट हैं, तो वो अमूमन सरकार की योजनाओं की तरफ ध्यान देते हैं। जो बेरोजगार साथी हैं वो भी अक्सर इस आश्रय में होते हैं कि सरकार से किसी योजना का सहारा मिले ताकि वो अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाएँ। तो मेरी आप सबसे राय है कि आप गूगल का सहारा लें और एनिमल हस्बेंड्री पर जितनी तरह की स्कीम्स हैं उनको ठीक से स्टडी करें। कुछ स्कीम्स को हम शॉर्टलिस्ट करके आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे एनिमल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं, जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, उसमें एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का पूरा फोकस है कि इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा युवा आएँ, इसलिए जो नौकरियों की तलाश में भटक रहे हैं कई वर्षों से, कुछ साल मेहनत करके इसमें काम करें, आपको चौतरफा वृद्धि होगी। बुनियादी तौर पर मेहनत करना है, प्रकृति के साथ रहना है और जीवों से प्यार करना है। अगर आप ये करते हैं तो आपके फायदे बहुत होंगे। तनाव भी कम होगा। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है NLM, ये बहुत बड़ा मिशन है, इसमें गवर्नमेंट बहुत तरह का सपोर्ट कर रही है। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन है RGM, ये कुछ खास क्षेत्रों में फोकस किया गया जिसमें पूरे के पूरे गांव, जैसे वृंदावन है, मथुरा है, ऐसी जगह पर जहां बहुत बड़े पैमाने पर गौपालन होता है और उनके लिए ये गोकुल मिशन है। पूरे के पूरे गांव को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो जहां पर ऐसा है उन गांवों को प्राथमिकता पे मिल करके काम करना चाहिए। जो युवा हैं वो इसमें इनिशिएटिव ले सकते हैं। आप इस योजना का बहुत लाभ ले सकते हैं। गूगल पे जाएंगे, इन डिटेल पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा।
नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है, एनपीडीडी। ये भी राष्ट्रीय कार्य योजना है, जैसे कि एनडीडीबी बनाया गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया। उसका मकसद यही था, जो श्वेत क्रांति आई उसको इनिशिएट किया गया और श्वेत क्रांति ने पूरे देश में दूध की नदियां बहा दी और किसानों की आय बढ़ा दी। आज पराग, अमूल, इस तरह के सरस, बहुत तरह के प्रोडक्ट हैं, ब्रांड्स हैं, मदर डेयरी, जो इस पर काम कर रहे हैं और लगातार उसमें किसानों के जुड़ने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। गांव-गांव तक में उनके कलेक्शन सेंटर्स बने हुए हैं, जहां से किसान दुग्ध को सप्लाई करके लाते हैं, सबमिट करते हैं, रिकॉर्ड पे दर्ज कराते हैं, बाद में आराम से आय उनकी बढ़ती है। इस तरह से नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट आपको हमने बता ही दिया। डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो डीआईडीएफ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। नाबार्ड की बहुत तरह की स्कीम्स हैं जिनके साथ इनको इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ तक कि वो सब काम करने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्डअप करना है, उसके लिए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है, जिसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही फंड मिलेगा। उसमें आपको बाकी तरह से फंड यूटिलाइज आप नहीं कर पाएंगे, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करनी है वहाँ से आप फंड ले सकते हैं। उसके अलावा जो खादी ग्रामोद्योग की स्कीम है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी, और जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, उसमें भी आप लाभ ले सकते हैं। छोटे परियोजनाएं अगर करते हैं, बड़ी परियोजनाएं करते हैं, तो इस तरह की स्कीम्स हैं। सिर्फ आपको जागरूक होना है, मेहनत करके उसका अध्ययन करना है, जो भी इनपुट्स मिलते हैं उनको नोट डाउन करना है, अपने पास प्रिंट आउट करके रखना है फाइल में, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन गलती से आपको नुकसान न होने पाए। डेडलाइंस का भी ध्यान रखना है कि कौन सी स्कीम कब खत्म हो रही है, कहीं आप लेट ना हो जाएं। इसलिए वक्त पर काम करना ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज इन एनिमल हस्बेंड्री। हमने कहा बेरोजगारों के लिए रामबाण हो सकता है, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि इतने पैसे न हो कि आप ज़मीन खरीद सकें, हो सकता है इतने पैसे न हो कि आप बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज बना सकें। यह भी मुमकिन है कि आपको किसी काम को करने में उतने तरह के सहयोग न मिलें, लेकिन जो आप काम कर सकते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री में छोटी-सी यूनिट, थोड़े से जो भी जीव आपको पालने हों, शुरुआत करें और वो खुद ब्रीडिंग के ज़रिए बढ़ते जाएँगे। धीरे-धीरे आपका समय उसमें लगता जाएगा। आप थोड़ा अगर नौकरी भी करते हैं तो भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। धीरे-धीरे पूरी फैमिली मिल कर के इसमें काम कर सकती है और आप बढ़ते चलेंगे और आगे किस्मत के ताले खुलते चले जाएँगे। तो ज़रूरी क्या है कि प्लान योर एनिमल हस्बेंड्री बिज़नेस। इस कारोबार को करने के लिए एक योजना बनाएँ। फॉर्म योर बिज़नेस इनटू अ लीगल एंटिटी। जो भी आप कल्पना करते हैं, सिर्फ कल्पना के घोड़ों से तरक्की का रास्ता सफल नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी विधिक कार्रवाई को पूरा करें। इसका मतलब क्या है? यानी जो बिज़नेस आपने प्लान किया है उसको रजिस्टर कराएँ, जो बिज़नेस आपने प्लान किया है उसका प्लान लेआउट बनाएँ और जो प्लान आपने बनाया है उसकी डेडलाइन तय करें। जिस बात की डेडलाइन आपने तय की है उस काम को ज़रूर करें और करने के दौरान जो मुश्किलें आती हैं उसके लिए आप फिर वेबसाइट पर जाएँ, सर्च करें और एनिमल हस्बेंड्री में जो सबसे मददगार अधिकारी हो सकता है आपके जनपद में, वह है मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिसको सीवीओ बोलते हैं, चीफ वेटरनरी ऑफिसर। जब आप उसका कार्यालय सामान्य तौर पर मुख्य विकास भवन में होता है, जो हर जनपद का एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट सेक्टर के सारे ऑफिशियल्स का एक हब होता है। वहां आप जाएंगे, उनसे आप मदद मांगेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता, सीधे चले जाएं, उनसे आप आग्रह करें कि हमें आप मार्गदर्शन करें, हमें आगे बढ़ना है, जो स्कीम्स आपकी प्रायोरिटी पे हैं मुझे समझाएं, हम उस पर अमल करेंगे। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी तैयारी है, जो आपके पास संसाधन है, उसका पूरा ब्यौरा लेकर जाएं, उसमें मदद लें, फौरन शुरुआत करें। रजिस्टर योर एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस फॉर टैक्सेस। जब भी आप कोई फर्म बनाते हैं, कोई कंपनी बनाते हैं, कोई एसएचजी बनाते हैं, कोई स्वयंसेवी संगठन बनाते हैं, कोई एफपीओ बनाते हैं, कोई भी एंटिटी बनाए, कोई ट्रस्ट बनाते हैं, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसका खाता भी ज़रूरी है। जब खाता खुलता है तो उसका टैन नंबर भी आता है और साथ में आपको टैक्सेस के लिए भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है और स्थानीय स्तर पर जिस तरह का बिजनेस करने जा रहे हैं उस तरह की परमिशन भी ग्रांट करानी होती है और आसपास के लिए जो नॉर्म्स हैं उसको भी अमल करना पड़ता है। उसके लिए जो वेस्ट है उसका प्रबंधन कैसे करें, उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रेगुलेशंस भी आते हैं, उनको भी सुनिश्चित करना है। अगर आप उसमें पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी का वेस्ट कहाँ जा रहा है, वो वेस्ट ट्रीट हो रहा है कि नहीं, बहुत से नॉर्म्स हैं तो उनका अनुपालन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप काम शुरू करें और बाद में मन दुखी हो जाए कि इतने सारे कानून सरकार ने लगाए हैं। क्योंकि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना और उसको सुरक्षित संवर्धित करना, अगली पीढ़ी को हैंडओवर करना हमारा मकसद है। इसलिए इस तरह के सारे नॉर्म्स पर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए ताकि चूकेंगे नहीं तो सफलता कभी आपसे पीछे छूटेगी नहीं। ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड।
बिजनेस बैंक अकाउंट खोलना ज़रूरी है क्योंकि कई बार बहुत से साथी जो काम करते हैं वो पर्सनल लेन-देन करते हैं। जब कारोबार आप करने जा रहे हैं तो जीएसटी लागू है, जो टैक्सेशन की प्रोसेस है उससे आप बच नहीं सकते। आगे जैसे ही कारोबार बढ़ेगा, कोई रेड पड़ सकती है, कोई जाँच हो सकती है, आप गलत साबित हो सकते हैं। अगर आप प्रोसेसिंग करते हैं प्रोडक्ट्स का तो फसाई लाइसेंस बहुत लेना ज़रूरी है, जो फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसका, और उसके लिए भी आप पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं उसके लिए मात्र ₹100 खर्च करके फसाई का लाइसेंस मिलता है और ऑनलाइन ही आपको मिल जाता है। थोड़ी बड़ी यूनिट होगी तो 3000 से ₹5000 तक की फीस है और उसको उसके नॉर्म्स को जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके ग्राहक की सुरक्षा, आपके उत्पादों की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। छोटी-सी चूक फूड में कंटेमिनेशन कर सकता है और वो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए इसमें परेशान होना या नकारात्मक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ज्ञानवर्धन और अपनी समझ का विस्तार करना है और इस पर अमल करना है। एक बार करेंगे, आगे आपको आसानी मिलेगी। हर साल रिन्यूअल भी होता है, इसका भी ध्यान रखेंगे और जो अकाउंट है उसके मेंटेन करेंगे क्योंकि जब भी बिज़नेस अकाउंट खोलते हैं, तो वो करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के लिए सामान्य तौर पर जितने भी बैंक्स हैं, उसमें ₹25,000 का बैलेंस हमेशा मेंटेन रखना पड़ता है। इसलिए ऐसी कोई लापरवाही ना करें, नहीं तो उस पर भारी जुर्माना है। तो उस जुर्माने से आपको बचना होगा। दूसरा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड सिर्फ आपात स्थिति में इस्तेमाल करें क्योंकि डेटा ये कहता है कि जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल खुलकर करना शुरू कर दिया और उतना बिज़नेस का फ्लो नहीं है, तो अमूमन भारी कर्ज का शिकार हो जाते हैं और बाद में कर्ज समय पर ना चुकाने से उस पे कंपाउंडिंग बढ़ती चली जाती है और बड़े-बड़े लॉसेस खड़े हो जाते हैं और आपको पैर पीछे करने पड़ते हैं। तो इसलिए इतने तेज़ कदम ना बढ़ाएँ, उतने ही पैर बढ़ाइए जेती लांबी सौर। तो जितनी आपकी चादर है उतना पैर फैलाइए। जब शक्ति संवर्धित हो जाए, जब संसाधन बढ़ जाएँ, जब समझ बढ़ जाए, जब कारोबार का पूरा ज्ञान हो जाए, तब अपनी चादर थोड़ी बढ़ा लें ताकि आप किसी खतरे में न फँसने पाएँ। अब बात आगे करते हैं एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी इन एनिमल हस्बेंड्री में कुछ और एस्पेक्ट्स। सेटअप अकाउंटिंग फॉर योर एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस। जब भी कोई काम करते हैं तो अमूमन ये देखा गया है कि बड़े पैमाने पर जो इनिशिएटिव लेते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं करते कि जैसे आपने लाइव स्टॉक लिया, खरीदा, तो उसका डॉक्यूमेंट, उसका पर्चा, उसकी रसीद अपने पास संभाल के रखें। परिवहन करते हैं तो उसके लिए परमिशन लें सीवीओ से क्योंकि किसी भी जीव के परिवहन के लिए अलग-अलग कानून हैं। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की भी नज़र आप पर हो सकती है सरकारी सिस्टम के ज़रिए, तो आप पर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो कोई भी ऐसी कानून का वायलेशन आप ना करें। गेट द नेसेसरी परमिट्स एंड लाइसेंसेस। सारे परमिशंस जो है प्रॉपर तरीके से लें। शुरू में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन वही है कि भविष्य के सारे पिलर्स को मजबूत बनाएँगे तो इमारत बुलंद होगी, तब आपके गिरने के चांसेस नहीं होंगे। गेट एनिमल हस्बेंड्री बिज़नेस इंश्योरेंस। क्योंकि इसमें बहुत तरह की डिजीज़ आती हैं, वायरसेस हैं, फंगल है, बैक्टीरियाज़ हैं, जो कभी भी नुकसान पहुँचा सकते हैं बड़े पैमाने पर। जैसे जो मुर्गी पालन है, बर्ड फ्लू आता है, या अभी आप देखें तो जब आप गौ पालन करते हैं, तो उसमें अभी कई तरह के रोग आए और उनसे भारी नुकसान हुआ है। तो उनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि सब इंश्योर्ड हों। कुछ खर्चा ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बड़े खतरे को आप टाल देते हैं। यहाँ तक कि चोरी हो जाती है कई बार आपके फार्म से, किसी ने बाड़ तोड़ दी और आपके जो भी एनिमल्स हैं उनको हाँक ले गए, हटा दिया, या कोई अटैक हो गया, या किसी ने आपसे रंजिश की वजह से आपका नुकसान पहुँचाया, फूड में कंटामिनेशन किया। ऐसे बहुत से मत्स्य पालकों की शिकायतें आती हैं कि उनके तालाब में किसी ने ज़हर डाल दिया और पॉइज़न की वजह से सारी मछलियाँ मर गईं। तो ऐसा कोई भी घटना हो तो उसका एक सिस्टम आपको बनाना ज़रूरी है कि अगर वो इंश्योर्ड हैं तो आपका एक तो नुकसान कम होगा, साथ में निगरानी के लिए आप तीसरी आँख भी लगाएँ, यानी सीसीटीवी भी लगाएँ अगर पॉसिबल है। एक बार का इन्वेस्टमेंट है लेकिन बहुत सी सुरक्षा मिलती है, आपके कामगारों पर निगाह भी रहती है, आपके कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस भी रहता है और आप तीसरी आँख से हर चीज़ रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो किसी अनहोनी के बाद एक प्रमाण भी रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। डिफाइन योर एनिमल हस्बेंड्री बिज़नेस ब्रांड। ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है। बड़े पैमाने पे लोग बिना किसी नाम के अपना कारोबार करते रहते हैं, लेकिन आपकी पहचान नहीं बनेगी। आप ये कह सकते हैं कि आपने 3 दशकों से, 4 दशकों से आपकी पुश्तनी काम करते हैं, लेकिन जब तक आपका नाम नहीं है, आपकी पहचान नहीं है। तो इसलिए जब आप सब कुछ कर चुके हैं, तो अपना ब्रांड नेम भी बनाइए और ध्यान रखिए, उसको रजिस्टर ज़रूर करा लीजिए क्योंकि ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो हो सकता है कि किसी बड़ी कंपनी ने उस ट्रेडमार्क को अपना बना रखा हो, उसको ले रखा हो और आप जब कारोबार में आगे बढ़ जाएँ, तो वो लीगल एक्शन कर ले, तो भारी जुर्माने का आप शिकार हो सकते हैं। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो आप अपने ब्रांड नेम को पहले ही रजिस्टर करा लें
उसमें बहुत कम खर्च होता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। गूगल में जाएँगे, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के नॉर्म्स को पढ़ेंगे, तो अपना ब्रांड को आप रजिस्टर कर लेंगे। और रजिस्ट्रेशन भी 2 होते हैं, एक तो नाम का रजिस्ट्रेशन, दूसरा ट्रेडमार्क, जो मार्क, जो चिन्ह बनाते हैं, जो डिज़ाइन बनाते हैं, उसका भी होता है। तो नाम का भी और उसका भी। तो दोनों का जब आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा, तो फँसने के चांसेस नहीं होंगे। ख़ासकर जब तरक्की होती है, ये सब संकट तभी आने शुरू होते हैं। इसलिए डेटा ये कहता है भारत और दुनिया का कि 95% बिज़नेसेस जो स्टार्टअप्स हैं या इनिशिएटिव्स हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो 3 साल में असफल हो जाते हैं। तो आप उन असफलता की जो सूची में दर्ज साथियों के साथ आपका नाम दर्ज न हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी बातें बताई गई हैं उसको अमल करें। अगर कोई बात समझ नहीं पाए हैं, तो दोबारा फुर्सत से इस वीडियो को दोबारा ठीक से देखेंगे और बिंदुओं को नोट करेंगे, ताकि आपकी डायरी आपकी हमकदम हो, आपकी हमराज हो, आपके साथ चले। डिफाइन योर एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस ब्रांड। ब्रांड को डिफाइन करना है। गेट योर एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस वेबसाइट। वेबसाइट भी सस्ती है। 3 तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। एक, आप गूगल से डायरेक्ट गूगल बिजनेस पे जाएं और गूगल के साथ में आप अपनी डेटा को रजिस्टर करते हैं। एक सिंपल वेबसाइट डोमेन के साथ आराम से आ जाती है, जिसमें कम खर्च है या कहीं नहीं खर्च है। और आप अपनी उस वेबसाइट का जो लोकेशन है, उस पर भी जाकर गूगल बिजनेस में अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि आपके पते पर एक कार्ड आ जाए और आप सर्टिफाइड पर्सन हो जाएं पूरी दुनिया के नक्शे पर। कोई भी उस गूगल वेरीफाइड जब आपके टेक्स्ट को देखता है, तो आप पे ट्रस्ट बढ़ जाता है। और जब भी वेबसाइट बनाएं, HTTPS ज़रूर कर लें, सिक्योर कर लें, क्योंकि अगर सिक्योर्ड वेबसाइट है तो किसी को भी ट्रांजैक्शन करने में असुविधा नहीं होगी और कोई भी थर्ड पार्टी उसमें इन्फिल्टर नहीं कर पाएगी और आपको ब्रीच करके आपके अकाउंट का पैसा या आपके अकाउंट का डेटाबेस से कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर पाएगी। सुरक्षा आपकी ज़्यादा होगी, कुछ पैसे हर साल खर्च ज़रूर होंगे, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये सब करते हैं। तो एक फॉर्मेट हमने बताया कि गूगल पे जाकर अपने बिजनेस को रजिस्टर करके अपनी सिंपल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट बना लें, या फिर आप ब्लॉगर पे जाएं, ब्लॉग का एक डोमेन लें और ब्लॉगर से लिंक करके आप काम कर लें। किसी तरह के सर्वर की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह से अलग के खर्च की ज़रूरत नहीं है, केवल आपका डोमेन जो है वही रजिस्टर होगा, तो आराम से आप कारोबार कर सकते हैं। तीसरा, कि अगर आप बड़ा कारोबार करने जा रहे हैं, तो आप एक ऐसी अपनी वेबसाइट बनाएं जो ऑपरेटिव हो, जिसमें बहुत से फंक्शंस हों, ई-कॉमर्स वगैरह के फैसिलिटीज़ उसमें हों, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड पर्सन रखना पड़ेगा, या फिर डेवलपर को ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट भी देना पड़ेगा और सर्वर के खर्चे भी उठाने पड़ेंगे और जिम्मेदारी से उस पर निगरानी भी रखनी पड़ेगी, ताकि गड़बड़ी ना हो। तो ये 3 तरह के फॉर्मेट हैं जिसमें आपका वेबसाइट यानी आपका ई-पता सुनिश्चित हो जाएगा। तो साथियों, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो स्टार्टअप में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं और स्टार्टअप के लिए जो ICR की पूसा कृषि है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। एक बार पूसा कृषि की वेबसाइट पर जाएं और सर्च करें, उसमें इंक्यूबेशन के लिए संभावनाएं हैं। तो जिन्होंने स्टार्टअप रजिस्टर किया हुआ है या फिर करना चाहते हैं, तो फटाफट इस काम को करें। तो आपको एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर, एक स्टार्टअप के तौर पर बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। और पूरे देश में भारत सरकार ने स्टार्टअप को इंक्यूबेट करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं। वो IIMs में हैं, IITs में हैं, ICR के जो सेंटर्स हैं, इकाइयाँ हैं बड़ी, उन सब में हैं, औसतन सब में हैं। और जो CSIR की लेबोरेटरीज़ हैं, वहाँ पर भी हैं। तो किसी तरह के शोध में भी आप आ सकते हैं, अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है। जिन लोगों ने BSc एग्रीकल्चर या MSc एग्रीकल्चर किया है, उनके लिए तो अपार संभावनाएँ हैं। इसलिए न रहो न निराश करो मन को, करना है जग में तो कुछ काम करो, कुछ काम करो। और जब आप काम करते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। तो इसलिए इस पर बिल्कुल निराश न हो, रोज़ एक कदम बढ़ाएँ। और जब आप एक कदम बढ़ाएँगे, तो आपकी उद्यमिता की, आत्मनिर्भरता की, आपकी स्वयं की यात्रा बहुत सुखद, बहुत अच्छी होगी। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो लोग नौकरियों की तलाश में हैं, खास करके जो कृषि का क्षेत्र है, उसकी शिक्षा प्राप्त अधिकतर साथी नौकरियों की तलाश में हैं। चूँकि नौकरियाँ घट रही हैं, देश नहीं पूरी दुनिया की सरकारों के पास, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक सीमित पद हैं। उन पदों के लिए बहुत हाईली क्वालिफाइड यानी प्रोफेशनल स्किल्स से लैस लोगों की दरकार है। थोड़ी भी कमी किसी स्तर पर है, तो आप स्वयं के मालिक बनने में ज़्यादा अच्छे बेहतर हो सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको हर दिन एक कदम बढ़ाना होगा, अपनी किस्मत को खुद बढ़ाना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी सफलता के राह में कोई रोड़ा नहीं है। तो ये जो बहुत से साथी मिलते हैं, क्या साहब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई अवसर नहीं दिख रहा है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत टेंशन है, माता-पिता का दबाव बहुत है, समाज का दबाव बहुत है, क्या करें? कुछ समझ में नहीं आता, रात में नींद नहीं आती। तो इसलिए नींद जैन को त्यागो तुम, आगे बढ़ो और अपनी सफलता के रास्ते पर कदम रख दो। अगर आप ऐसा करते हैं,
तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री में असीमित अवसर हैं, असीमित संभावनाएं हैं और असीमित काम भी है। और अगर आपको काम भी करना है तो देश में ऐसे जो फार्म्स हैं वहाँ की यात्रा करें, उनसे आग्रह करें। कुछ दिन ना मौका मिले तो आप निःशुल्क एक इंटर्न बनकर आप सेवा के लिए, कि मुझे एक आंतरिक भावना आई है कि मुझे कुछ दिन काम करने का अवसर दें। अगर ऐसा करते हैं तो मुमकिन है कि कुछ पैसे आपको ना मिलें, लेकिन जो ज्ञान, जो अनुभव, जो समझ विकसित होगी वो आपके जीवन के लिए बहुत कीमती, बहुत ज़रूरी होगी। इसलिए समय बहुत बहुमूल्य है, समय मत गंवाएं, उस समय का सदुपयोग करें और आगे बढ़ते चले जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस क्या हैं? चुनौतियों को जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आप कदम बढ़ाते हैं तो उस राह के रोड़े क्या हैं, उस राह की मुश्किलें क्या हैं, उसमें आगे असफलताओं के कारण क्या हैं। अगर हम इसका एक समीक्षा कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं और उनको बड़े-बड़े लेटर्स में लिखकर अपने दरवाजे पर, अपने कमरे में जहाँ आप सोते हैं उसके सामने लगा लेते हैं, तो आपको पता रहता है कि राह में राही को किस तरह की मुश्किलें आएँगी। उनको हल करने के लिए उसको क्या कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए कौन से तैयारी उसके पास है, कौन से हथियार हैं, कब फाइनेंशियल क्रंच आएगा, उसके लिए सुरक्षित पैसा कहाँ रखा हुआ है, कब लीगल इश्यूज आएंगे, उनसे फाइट करने के लिए लीगल कंसल्टेंट का संपर्क आपके साथ है कि नहीं, ज़रूरत पर काम आए। आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट है कि नहीं, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। टैक्सेशन का कंसल्टेंट कौन है, आप उससे रिश्ते बनाकर रखें, उससे संपर्क में रहें ताकि वक्त ज़रूरत वो काम आए। अगर कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर भी आपके कॉन्टेक्ट में होना चाहिए ताकि आपको मुश्किलों से हल मिले और वो चिकित्सक समय समय पर देखभाल भी करे। इसमें कंजूसी कतई ना करें, क्योंकि ये थोड़े से खर्चे बड़े से नुकसान को हमेशा बचाते हैं। और खुद भी निगहबानी करें, सिर्फ एम्प्लॉई पर भरोसे न बैठें, क्योंकि बहुत बड़े तादाद पर जो असफलता है वो सिर्फ अपने कामगारों पर भरोसे बैठ जाने के कारण होता है। सही समय पर सही बीमारी का पता नहीं चलता और आपका सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो अब लो प्रोडक्टिविटी, कई बार हमारा जो बिजनेस चल रहा होता है उसका हम गणना ठीक से नहीं करते, तो हमें पता नहीं होता है कि हर महीने हम जितना खर्चा कर रहे हैं क्या उसका उत्पादन हो रहा है, क्या उसका लाभ हो रहा है। या फिर ये भी है कि बहुत से लोग कारोबार को शुरू करते हैं तो पहले ही, शुरुआत के पहले ही महीने में ज़्यादा गुणा गणित कर लेते हैं और जो निवेश है और ये जो प्रॉफिट है उन दोनों का तालमेल नहीं बना पाते। तो शुरू में ये देखा गया है कि कोई भी कारोबार आप शुरू करते हैं, चाहे एनिमल हस्बेंड्री का हो या कुछ भी, तो जब तक एक टाइम फ्रेम है उसके बाद ही उसका इवैल्यूएशन ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हर महीने इवैल्यूएशन में रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। ध्यान रखें, जब भी निवेश करते हैं तो पहले पैसा ज़्यादा लगता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पैसा लगाते हैं, लाइव स्टॉक पे भी लगाते हैं, आपके अपने कामगारों पर भी लगाते हैं, लेकिन हर जीव का ब्रीडिंग साइकिल अलग होता है। बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है, फूड चेन पर डिपेंडेंट होता है। उसके लिए जो ब्रीडिंग के लिए एक्सपर्ट जो सर्विसेज हैं उनकी भी उपलब्धता होनी चाहिए, तो उनका ध्यान रखेंगे, नॉलेज भी गेन करते रहेंगे। और उसके बाद आता है हाई इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू एनिमल डिजीजेज। द डिजीजेज इन लाइव स्टॉक पोज मेजर इकोनॉमिक बर्डन ऑन द फार्मर्स। अगर भारी नुकसान होता है, चाहे मत्स्य पालन हो, गोट्री हो, पोल्ट्री हो या लाइव स्टॉक, तो कहीं पर भी अगर आपको कोई बीमारी आती है या कोई बहुत बड़े वायरल इन्फेक्शंस होते हैं तो बड़े पैमाने पर लाइव स्टॉक की डेथ होती है। तो ऐसे केस में आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए इस पर निगरानी ज़्यादा रखनी है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स, अगर प्रशिक्षित मानव संसाधन आपके पास नहीं है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है ना, तो आपको ये चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जो आउटपुट ज़्यादा निकल सकता है वो लॉसेज में बुक हो सकता है। सपोर्ट सर्विसेज में कमी होना भी नुकसानदायक है, जैसे ऑर्डर है टाइम पर नहीं आया, आपके पास प्रॉपर स्टॉक नहीं है, कमी हो गई तो क्राइसिस हो जाएगा। पानी है, उसका कोई कनेक्शन है, बैकअप कनेक्शन नहीं है, तो आपको पानी की दिक्कत हो सकती है। आपके पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं है कि कोई क्राइसिस आ जाए तो आराम से 1 से 2 दिन आप सर्वाइव कर सकें, तो उसका बैकअप ज़रूरी है। कई लोग एक मोटर लगाते हैं, मोटर ख़राब हो गई, पानी नहीं आप पहुँचा पा रहे हैं। जो हौदिया बनाते हैं या पानी स्टोरेज की कैपेसिटी के लिए जो टैंक्स बनाते हैं बहुत छोटे बनाते हैं, अगर कोई क्राइसिस आ गई तो 2-3 दिन आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इंडियन लाइव स्टॉक सेक्टर इज सफरिंग फ्रॉम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। भारत में जो ह्यूमन रिसोर्स है तो बहुत, लेकिन ट्रेन नहीं है, कैपेसिटी उसकी उतनी क्षमतावान नहीं है। उसका तंत्र को विकसित करना पड़ेगा और आपको भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि जिस भी मानव संसाधन को आप ज्वाइन करा रहे हैं उसे ट्रेन भी करें, उसे मोटिवेट भी करें, उसके साथ आत्मीयता भी बरतें, उसकी मुश्किलों को समझें, तभी वो आपकी मुश्किलों को समझेगा। एक बाजार के किसी दिहाड़ी मजदूर की तरह आप उसे ट्रीट ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो भारी नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने उसकी बुनियाद खुद पैदा की है। ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस,
जितने भी लाइव स्टॉक हैं उनका जो मैन्यूरी है, जो उनका वेस्ट है, उसमें मीथेन गैस होती है और वो मीथेन गैस जब बाहर होती है तो एनवायरनमेंट में निकल जाती है, जो कि ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अपने यहाँ बायो कंपोस्टिंग यूनिट ज़रूर बनाएं और बायो फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल को आप बढ़ाएं और साथ में बायोगैस प्लांट भी ज़रूर लगा लें ताकि वो मीथेन जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है वो आपकी जेब के लिए मुफीद हो जाए और आपकी आमदनी में इजाफा करे, साथ में आपके खर्चे भी घटाए। कि अगर आपको बायोगैस जनरेट हो रही है, उस मीथेन गैस को आप बर्न करते हैं तो आपके यहाँ जितनी भी अग्नि की आवश्यकता है उसके लिए आपको बाहर से गैस नहीं खरीदनी पड़ेगी। सामान्य तौर पर आंकड़े ये बताते हैं कि अगर एक गाय या एक भैंस भी है तो आपको एक छोटा प्लांट भी अगर लगा लेते हैं तो 1000 रुपए से ऊपर का गैस सिलेंडर आपको हर महीने नहीं खरीदना पड़ेगा। सामान्य तौर पर उससे आपके खर्चे चल जाते हैं और अगर आपने ध्यान रखकर काम किया तो मुमकिन है कि उससे ज़्यादा गैस हो जाए और उससे आप बेहतर इस्तेमाल कर पाएँ। क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज विद एक्सोटिक स्टॉक्स। एक बड़ी दिक्कत है कि भारत में जैसे देसी गोवंश बहुत अच्छा है, उसके बेनिफिट्स को पूरी दुनिया ने रिसर्च किया है, उसके दूध में बहुत से पोषक तत्व हैं, आयुर्वेद ने उसकी सराहना की है। उसके बावजूद जो बॉस इंडिकस यानी भारतीय देशी गोवंश है, इंडिजिनस काऊ है, उनको हमने पीछे छोड़ दिया और हम जर्सी यानी बॉस टॉरस जो कि हार्मफुल है उसकी तरफ हम बढ़ते चले गए। तो एक कमी है जिसको अब थोड़ी जागरूकता आ रही है, उस पर रिसर्चेस हो रही हैं, बेनिफिट्स को समझा जा रहा है, अब उनकी प्रॉपर ब्रीडिंग की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। पूरे देश में एक संदेश चला गया कि देसी गोवंश जो है वो 1-2 लीटर दूध देता है, लाभकारी नहीं है। इसलिए एनिमल हस्बेंड्री के केस में जब आप लाइव स्टॉक एनिमल्स को लेते हैं तो आप केवल जर्सी की तरफ चले जाते हैं, जबकि ये सच नहीं है। ब्रीडिंग इज द प्रॉपर रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस। तो इसमें ज़रूरी है कि आप सही ब्रीडिंग कराएं। अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो आपको नुकसान होगा। अच्छी नस्ल के सांड से गोवंश का, अच्छी नस्ल के भैंसे से भैंस का, तो आप जब सिस्टमेटिक काम करते हैं, इवन बाकी जो ब्रीड्स हैं उनमें भी इसका ध्यान रखते हैं, उनके पोषण का ध्यान रखते हैं, उनको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर टाइम पर उपलब्ध कराते हैं, तो ब्रीडिंग के बाद रिजल्ट अच्छे आते हैं और आपका मिल्क प्रोडक्शन हो या मीट प्रोडक्शन हो या एग प्रोडक्शन हो या पोल्ट्री में प्रोडक्शन, तो आपका अच्छा होता है और उसका आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए क्रॉस ब्रीडिंग इंडिजिनस का इंडिजिनस में और दूसरी स्पीसीज हैं तो एक्सोटिक में उसमें करें, क्रॉस ना करें। एक बड़ी चुनौती है क्रॉस ब्रीडिंग। तो ये है पूरा एनिमल हस्बेंड्री का कारोबार। आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा। चित्र में जर्सी जहाँ दिखती है देसी की तरफ जाएं, उसमें भी अच्छी ब्रीड्स लाएं और देश में जो हमारा ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसकी बहुत से रिसर्च लेबोरेटरीज हैं जिन पे ब्रीडिंग पर काम होता है। तो एक बार उसकी वेबसाइट पर जाएं, उस पर अध्ययन करें, वहाँ के एक्सपर्ट से मिलें, उनको अपना मेंटर बनाएं यानी गुरु बनाएं और उनसे जो संसाधन हैं, इनपुट्स हैं, रिसर्चेस हैं, उसको ज़रूर लें और जो बाज़ार हैं देश में उनको भी एक बार अध्ययन करें। किसी भी काम को करने से पहले बुनियादी तैयारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। इसलिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको। इसके बाद, इस सत्र के बाद हम ऑनलाइन जुड़ेंगे जिस पे आपके जितने भी चिंताएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, उनको हल करेंगे। और अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपकी बहुत सी मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी, आपके रास्ते प्रशस्त होंगे और जब मार्ग प्रशस्त होता है तो चलने वाले को कठिनाई कम होती है और उसका सुगम यात्रा सुनिश्चित प्रतिफल के साथ एक सफलता दर्ज करने वाली होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। आप फलों की चिंता में अपना समय बर्बाद न करें, कर्म करें, कर्म का फल पक्का मिलता है और जो आपके गलत फल मिल रहे होंगे वो आपके गलत कर्मों का नतीजा होंगे। इसलिए गलत कर्मों से यानी लापरवाही से, आलस से, नकारात्मकता से दूर होकर सकारात्मक यात्रा को करें और सफलता की तमाम बुलंदियों को आप छुएं। मिलते हैं अगले सत्र में। बिजनेस के इस दौर में हम एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जो स्मॉल स्केल पर शुरू किए जा सकते हैं और उनसे अच्छा मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं हमारे आज के पहले बिजनेस आइडिया के बारे में। जैसा कि सब जानते हैं, आज के समय में प्लास्टिक का प्रयोग काफी बढ़ गया है। ऐसे में
कई जगह थर्मोकोल बॉक्सेस का प्रयोग चीजों को सेफली स्टोर करने के लिए होता है। वहीं अगर हम बात करें मेडिकल सप्लाईज को सेफली स्टोर करने की, तो वैक्सीन, इंसुलिन, एंटीबायोटिक और ब्लड बैग्स जैसी चीजों को स्टोर करने में भी थर्मोकोल बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये एपीएस यानी एक्सपैंडेड पॉलीस्टायरीन से तैयार किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 15 से 17 मैन पावर, 12 से 15 लाख की मशीन कॉस्ट और 25 से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं और साथ ही 10% से 12% तक का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे बिजनेस आइडिया की ओर, जो है कॉन्सर्टीना वायर बिजनेस। आपको बता दें कि आमतौर पर कॉन्सर्टीना वायर का इस्तेमाल मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग डिटेंशन कैंप्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, राइट कंट्रोल और जेल के लिए होता है। आसानी से पाया जाने वाला ये मटेरियल मार्केट में काफी चीप रेट पर मिल जाता है। साथ ही इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अनुमान है कि 2025 तक ग्लोबल स्टील मार्केट 6% CAGR के साथ 124.7 बिलियन US तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि इस बिजनेस की शुरुआत 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया में 11 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 5 से 6 मैन पावर और 12 से 15 लाख तक की मशीन कॉस्ट के साथ की जा सकती है और साथ ही 15% से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन भी कमाया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम बात करेंगे हैंडमेड पिकल के बिजनेस के बारे में। हैंडमेड पिकल बिजनेस, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के हर घर में अचार यानी पिकल के लिए एक खास जगह है। अचार को खाने के साथ कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट के लिए खाया जाता है। ये डाइजेशन प्रोसेस के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। कटे हुए फलों या सब्जियों को के कारण ये बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है। अगर आप भी इस कि आज के ये बिजनेस आइडियाज आपको जरूर पसंद आए होंगे। अब हम आपसे जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जहां आप एक्सपर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।